हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिडन एडजस्टमेंट कैसे पहचाने, कैसे पता चलेगा कि साइलेंट एडजस्टमेंट दिया है या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट दिया है। तो वो पहचानने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ट्रायल बैलेंस में ही ये मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस में ही आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है, उसको कैसे पहचानना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये जो है इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक फ्रिक्वेंटली पूछे गए हुए हिडन एडजस्टमेंट्स आप लोगों के लिए एक साथ मैंने कंसोलिडेट कर मतलब लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस आपकी कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये जस्ट मैंने फॉर्मेट बनाया है दिखाने के लिए कि मान लीजिए ये आपकी ट्रायल बैलेंस है और इसमें आपको हिडन एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पर 9 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला आपका जो एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट दिया होगा। अगर आपको एडवर्टीजमेंट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है हिडन एडजस्टमेंट, तो आपको एडवर्टीजमेंट के साथ में आपको ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट फॉर 2 ईयर्स है या 3 ईयर्स है या 5 ईयर्स है या 4 ईयर्स है एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम, और ये WEF का मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2013। तो जनवरी 2013 से ये एडवर्टीजमेंट का पैसा देना शुरू हुआ है, जनवरी 2013 से। और ट्रायल बैलेंस की डेट है वो आप मानकर चलिए कि भाई वो 31 मार्च 2013 है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सोचने वाली बात ये है कि 1 जनवरी से एडवर्टीजमेंट का पेमेंट, बिल का पेमेंट करना शुरू किया है, ये एक्सपेंसेस करना शुरू किया। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का ही हमको 3 मंथ्स का ही एडवर्टीजमेंट जो है वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जाएगा कहाँ, इसका इफेक्ट तो आपको पता है कि ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर मैंने जस्ट उसका फॉर्मेट भी रेडी रखा है। तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पर 2 एडवर्टीजमेंट कर मतलब आप लिखोगे, इसका जो इफेक्ट दिखाओगे 2 एडवर्टीजमेंट, और पूरा का पूरा जो अमाउंट दिया हुआ है 10,000, यहाँ पर ही पूरा 10,000 आपको नहीं लेना है आउटर कॉलम में। तो आप इसको है ना 10,000 को यहाँ पर यू विल टेक 10,000 इनसाइड ऑन, साइड अंदर ही आप लिख लोगे 10,000, क्योंकि यहाँ से आपको माइनस करना है जो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आप इसे बोलोगे कि एडवांस में जो पेमेंट किया हुआ है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर आपको 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, आपको कितने महीने का निकालना है। तो ये 1 जनवरी से लेके जब आप कैलकुलेट करते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो इसका वर्किंग नोट हम करेंगे। तो इसका वर्किंग नोट किस तरीके से होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर वर्किंग नोट क्वेश्चन के हिसाब से ही हमको जाना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे ही हम यूज़ करते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहला वर्किंग नोट जो है एडवर्टीजमेंट को लेकर, एडवर्टीजमेंट के लिए मैं ADVTG लिख देती हूँ। एडवर्टीजमेंट का जो अमाउंट दिया है 10,000 दिया है एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम यहाँ पर बोला है 1 जनवरी 2013, और जो ट्रायल बैलेंस की डेट है वो 2013 का है। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2013 का ट्रायल बैलेंस है। तो हमको लिखना है एडवर्टीजमेंट का करंट ईयर का कैलकुलेट करने के लिए जो राइट ऑफ किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, ये डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो एडवर्टीजमेंट जो रिटर्न ऑफ एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ टू करंट ईयर का जो होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना होगा 10,000 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय आप 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 3 मंथ्स का ही हमको चाहिए है एंड डिवाइड बाय 12 मंथ्स करेंगे हम, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, क्योंकि 1 ईयर का 10,000 है। इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का 10,000 है, लेकिन हमको तो फाइनेंशियल ईयर का ही लेना होता है, अकाउंटिंग ईयर का ही लेना होता है। तो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को, ये 2013 31 मार्च है, तो 31 मार्च को एंड हो जाता है। तो करंट ईयर का खाली 3 मंथ्स का हमको लेना है। तो ये मंथ तो समझ लीजिए आपका गया। एंड यहाँ पर आप अभी जो कैलकुलेट करोगे इसको 10,000 को आपको इस 10,000 को जो है अमाउंट करंट ईयर का ही हमको लेना है।
तो इसके लिए फिर हम कैलकुलेट करने के समय पर करेंगे कि 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा क्या होगा 12 होगा, 3 4 ज़ा 12। एंड फिर यहाँ पर आप जो अमाउंट लोगे बिल का, यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है, तो हमको कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का लेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 2 ईयर्स का। इसमें ये भी साथ में बोला था कि भाई 2 ईयर्स का है, ये भी हमको यहाँ पे ध्यान देना है। ये 10,000 फुल ईयर का नहीं है, ये 2 साल का एडवांस में जो दिया हुआ है वो 2 ईयर्स का दिया हुआ है, इसलिए डिवाइड बाई 2 ईयर्स का है। एडवर्टीजमेंट 2 ईयर्स का है, तो हमको इसको डिवाइड बाई 2 भी करना होगा। 10,000 को डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3/12 करेंगे। फिर यहाँ पर आपका आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 1250 होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड फिर 2 लेफ्ट हुआ, 4 5 ज़ा 20, तो 1250 जो है वो एडवर्टीजमेंट जो है राइट ऑफ करने के लिए करंट ईयर में खाली 1250 का हमको राइट ऑफ करना है। अब इसका इफेक्ट कैसे दिखाओगे, तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक तो आप क्या करोगे, 1250 आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटर कॉलम में आपको दिखा देना है ये अमाउंट, आउटर कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगा। एंड जो बाकी का जो एडवांस एक्स्ट्रा है, मतलब 10,000 माइनस 1250, ये 1250 तो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आउटर कॉलम में चला जाएगा। 10,000 माइनस 1250 करोगे तो 8750 जो आता है, 8750 ये आपका एसेट्स के अंडर में आप दिखा दोगे प्रीपेड कर। एसेट्स के अंडर में प्रीपेड कर हमें दिखा देना है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कर हम दिखाएंगे। तो इसको इस तरीके से हमको बताना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी आप इफेक्ट किस तरीके से दिखाओगे, तो जो 1250 है वो करंट ईयर के लिए है। यहाँ पर हम मान के चल रहे कि भाई करंट ईयर का 1250 आउटर में, और ये जो डिफरेंस है वो आया 8750 का डिफरेंस, 8750 है वो क्या होगा, वो करंट ईयर का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, और इसको एसेट्स के अंडर में हमको लिख देना है। तो एसेट्स के अंडर में प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कर हम 87 मतलब एडवांस में पेमेंट कर दिया, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 8750, ये इफेक्ट होता है, आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो 2 इफेक्ट एडजस्टमेंट के होते, लेकिन ये तो ट्रायल बैलेंस में ही आपको एडजस्टमेंट दिखाई देगा, इसीलिए इसको हिडन एंड साइलेंट और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट हम बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो सेकंड यहाँ पर है 10% डेबिट साइड में ही है, ये डेबिट बैलेंसेस वाले हैं, तो डेबिट साइड में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो ये तो एसेट में आता है। ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो कहाँ पर जाएगा, तो एसेट्स में जाएगा, ये तो कंफर्म है। तो हम यहाँ पर पहले एसेट्स में इसको लिख लेते हैं, इसके अमाउंट को 60,000 को लिख लेंगे, जो कि परचेस कब हुआ, तो 1 जुलाई को परचेस हुआ। एंड ट्रायल 2012 को, 1 जुलाई 2012 को, एंड ट्रायल बैलेंस की जो डेट है 31 मार्च 2013 है मान लीजिए। तो यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो 31 मार्च 2013 को एंड हो रहा है, तो जुलाई से लेकर जो 31 मार्च तक का 9 मंथ्स होता है, आप काउंट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितना 9 मंथ्स होता है। तो 9 मंथ्स का हमको 10% इंटरेस्ट, इसका मतलब ये 10% यहाँ पे दिया है, मतलब इंटरेस्ट के बारे में है ना, आपको एडजस्टमेंट में कहीं पे भी नहीं बोलेंगे, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो यहाँ से आपको पता करना है कि 10% इंटरेस्ट निकालना है 9 मंथ्स का, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रिसीव होने वाला है। और ये एसेट्स है, डेबिट के बैलेंस है और ये एसेट है, तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहाँ पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिख लेंगे। एंड अमाउंट को इनर साइड में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इंटरेस्ट भी ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट ऐड करना होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे एंड फिर उसको इनकम के अंडर में भी हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पर अभी इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 60,000 जो सेकेंड है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस किया गया 1 जुलाई 2000 यहाँ पर 12 को, एंड ट्रायल बैलेंस की जो डेट दी है टीबी वो दी है 2013, 31 मार्च 2013, तो 9 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अमाउंट है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड मल्टीप्लाई बाय, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स होता है, तो 9/12 हम ले लेंगे।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 5000 एंड दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस एंड दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो 4500 आएगा। तो अभी ये 4500 के दो इफेक्ट हमको दिखाने के भी ये कहाँ पर जाएगा, तो आपको समझना है कि एड टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हम लिखते हैं एसेट्स के अंडर में, एंड जो दूसरा इफेक्ट है आपको इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको दिखाना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट करके 4500 हम लिख देंगे। तो जब बैलेंस शीट में आउटर में जो अमाउंट जाएगा वो 64,500 इस तरीके से आएगा। मैं पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बता रही, मैं आपको ये एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट बता रही हूँ। और ये इंटरेस्ट जो है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि बिजनेस में ये इनकम हुई, इन्वेस्टमेंट पे पैसा मिला है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कर लिख दोगे आप। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अमाउंट जो है 4500 इस तरीके से हिडन एडजस्टमेंट का इफेक्ट दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है थर्ड, यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट बोला, अमाउंट दिया है 10,000। तो ये भी ट्रायल बैलेंस में ही आपको दिखाई देगा इस तरीके का अगर आया तो। एंड परचेज ऑन कब बोला है 30 सितंबर, तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर आपको 2012 ट्रायल बैलेंस 2012 तक की है, तो 11 को खरीदा 2012 तक का, तो आपको कितना यहाँ पर 6 महीने का 10% इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, एसेट हुआ, तो एसेट के अंडर इसको लिखना है हमको, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में मतलब इस तरीके से हम लिख देंगे कि भी इंटरेस्ट 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इंटरेस्ट वाला इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब एन अमाउंट जो है वो 10,000 है। इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इसीलिए इनसाइड में लिखना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अपने से समझना है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद में वो अमाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इनकम है करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम थर्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और कितने महीने के लिए, तो यहाँ पर 6 मंथ्स का हमको कैलकुलेट करना है, फॉर 6 मंथ। कैसे पता चला 6 मंथ, तो डेट यहाँ पर दी है हमको, 30 सितंबर को परचेस किया है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, तो अक्टूबर 1 से शुरुआत करेंगे, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, अक्टूबर से लेकर 30, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीना होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय करेंगे 6/12 हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट जो आएगा वो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, देन 0 गॉट कैंसिल विद 0 एंड 0 गॉट कैंसिल विद 0, देन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो 500 इंटरेस्ट जो है वो 500 रुपीज़ इंटरेस्ट आया। अब ये जाएगा कहाँ, तो ये ऐड टू इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे जो कि एसेट्स के अंडर में है, एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको दिखाना है, प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये इनकम हुई बिजनेस की। तो इसको क्विकली हम क्या करेंगे, ये चीज़ों को समझना जरूरी है कि ये अगर आप लोगों ने हिडन एडजस्टमेंट के इतने एंट्री कर लिए तो आपको कोई भी है ना अच्छे मार्क्स पाने से नहीं रोक सकता। तो इंटरेस्ट ऑन, अगर एक भी इसमें से एडजस्टमेंट आ गया तो आपका पूरा का पूरा जो फाइनल अकाउंट है वो टैली हो जाने वाला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इफेक्ट्स मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ, अगर नहीं बताऊंगी तो फिर आपको होगा कि किस तरीके से इफेक्ट दिखाने होते हैं, वो तो इसने बताया नहीं, इसीलिए हर एक इसका इफेक्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर 500 ऐड होगा, आउटर में 10,500 आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट जो है सैलरीज, फोर्थ वाला है सैलरीज को लेकर। तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में 7 मंथ्स दिया है, तो ब्रैकेट में 7 मंथ्स दिया है, फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसके तो 12 महीने, टोटल 12 महीने होते हैं, मतलब 5 महीने की सैलरी मिली नहीं, ये खाली 7 महीने की सैलरी है। तो मतलब यहाँ पर बकाया है, आउटस्टैंडिंग है सैलरी, तो पहले तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिख देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इधर टू सैलरीज कर लिखेंगे,
टू सैलरीज एंड ये इनर कॉलम में 4900 लिख देंगे। यहाँ पर बकाया है, हमको अपने से समझना है कि 7 महीने की है तो 5 महीने की अभी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको कैलकुलेट करनी होगी, वो जो कि ऐड होगी, और उसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी कर आने वाला है, तो ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कैसे करें, यहाँ पे बोला है 7 मंथ्स का, तो 4900 को हम डिवाइड बाय 7 करेंगे। 4900 को डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो इसकी भी वर्किंग नोट में जस्ट आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ क्विकली। तो सैलरी फॉर 7 मंथ्स दिया है यहाँ पर, तो अपने से समझना है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो 4900 डिवाइड बाय 7 करेंगे। पर मंथ का सैलरी जो आएगा कैलकुलेट करने के लिए 4900 अपॉन 7 करेंगे तो 700 रुपीज़ पर मंथ का आया। अभी यहाँ पर 7 मंथ्स का है तो 7 + 5 करेंगे तो 12 मंथ्स होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको 700 को मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स करना है। 5 मंथ्स का मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू 700 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ्स करेंगे तो 3500 रुपीज़ जो है वो आउटस्टैंडिंग है। तो 3500 आउटस्टैंडिंग आपको ऐड टू सैलरी करना है, आउटस्टैंडिंग कर एंड इसको लायबिलिटीज के अंडर में आपको दिखाना है। तो यही हम यहाँ पर आउटस्टैंडिंग 3500 बकाया टोटल करेंगे तो 0 0 9 + 5 कितना होता है 14, कैरी ओवर 1, 4 + 4 8 8, तो यहाँ पर 8400 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में भी सैलरीज हमको जो 3500 आउटस्टैंडिंग है वो दिखा देना है, इस तरीके से इफेक्ट दिखाना होता है। द नेक्स्ट जो यहाँ पर है 5th एडजस्टमेंट, मैंने जो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है हिडन एडजस्टमेंट। 12% डिबेंचर्स कब परचेस किया, ये एसेट्स हो गया। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई ये एसेट्स है, ये एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे जो कि परचेस किया गया 1 जुलाई को। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 9 मंथ्स होंगे। तो 9 मंथ्स का जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है वो हमको कैलकुलेट करना होगा। ये हमको इमीडिएटली इसको क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दी होगी, ये ट्रायल बैलेंस करके नहीं लिखा होगा, ट्रायल बैलेंस की डेट आपको ट्रायल बैलेंस की वहाँ पे दिखाई देगी। ये मैंने एग्जाम्पल्स लिए इसीलिए यहाँ पे लिख ली। इस तरीके से भी आपको डेट दी हुई कि परचेज्ड ऑन, आप ऐसे बोल सकते हैं परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2011, तो परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2011 और ट्रायल बैलेंस 2012 की है, तो मतलब आपको 9 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो डिबेंचर्स को पहले तो एसेट्स के अंडर में लिख देंगे। तो यहाँ पर एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे डिबेंचर्स, और कितने % की इंटरेस्ट वाला डिबेंचर्स है, तो 12% की इंटरेस्ट वाला है। तो यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 12% भी आपको लिखना चाहिए। बोलते बोलते ये छोटी छोटी चीज़ें रह जाती। फिर यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे, और ये हमारा एसेट है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको इंटरेस्ट, क्योंकि मतलब इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो हम कैलकुलेट करेंगे 12%। यहाँ पर 5th जो है आपका कैलकुलेशंस जो होगा 12% डिबेंचर परचेस हुए 1 जुलाई 2011 को, और जो ट्रायल 31 मार्च 2012 तक का हमको कैलकुलेशन करना है, मतलब 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू डिबेंचर्स का जो अमाउंट है कितने के 20,000 के डिबेंचर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 12/100, फिर मल्टीप्लाई बाय 9/12 करेंगे। 9/12 मतलब टोटल 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर, तो 12 में से 9 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 12 1 = 12, 12 1 = 12 एंड दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2, तो 9 2 = 18, तो 1800 का जो इंटरेस्ट है वो हमें क्या करना है, ऐड टू डिबेंचर, डिबेंचर में ऐड करना है, एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको दिखाना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे 1800 का जो इंटरेस्ट है, और यहाँ पर 1800 इस तरीके से लिखना होता है, एंड देन 21,800 इस तरीके से इफेक्ट दिखाएंगे। होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। फिर 6th जो एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स दिया है 6,000, और आपको कोई भी डेट नहीं दी होगी, आपको यहाँ पर कोई भी डेट नहीं दी है, तो अब क्या करेंगे,
कितने महीने का हमको गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है वो कैलकुलेट करना है। ये एसेट हुआ, सबसे पहली बात तो ये क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट्स है, ये एसेट्स है, तो इसको एसेट्स के अंडर में हम 6000 लिख तो लेंगे, लेकिन इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का कैलकुलेट करना वो तो हम कैसे पता करेंगे। तो 5% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5% वाले, तो ये 5% बता रहे कि 5% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन अब महीने तो हमको पता नहीं है, तो ये तो साइलेंट है महीने को लेकर। महीनों को लेकर अगर साइलेंट है कि कब परचेस हुआ, क्या है, कितने महीने का कैलकुलेट करना, तो उस केस में हम फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये इनकम है, तो बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये कैलकुलेट करना है हमको। यहाँ पर डेट नहीं दी है तो साइलेंट है, तो मतलब फुल ईयर, साइलेंट क्वेश्चन में फुल ईयर का लेना है। ये चीज आपको नोट करनी है कि भाई कुछ साइलेंट है, तो ये आप नोट कर भी ये लिख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इस चीज को लेकर कि नोट व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डेट, व्हेन डेट इज नॉट मेंशन्ड, date is not mentioned, then calculate interest for full year। फुल ईयर का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो मतलब 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स का अमाउंट है 6000 मल्टीप्लाई बाय 5%, मतलब 5/100 लेंगे, तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, तो 5 6 कितना होता है 30, तो 300 का। तो ये जो 300 है इसका इफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, तो ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड करो, एंड दूसरी चीज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट दिखाना होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो आप लिख दोगे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 300 एंड ऐड कर देना है 300, फिर टोटल आपका 6300। इस तरीके से आपका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट 7th जो है वो है रेंट को लेकर, रेंट फॉर 13 मंथ्स। हम अकाउंटिंग ईयर तो 21 साल का होता है, और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और यहाँ पे 13 मंथ्स दिया है, मतलब यहाँ पर प्रीपेड एडवांस में पेमेंट किया गया है, रेंट का एडवांस पेमेंट हुआ है, प्रीपेड रेंट है। तो हमको प्रीपेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 7800 को हम डिवाइड बाय 13 मंथ्स करेंगे, 1 मंथ का पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर जो 7th, यहाँ पर 7th रेंट फॉर 13 मंथ्स, और अकाउंटिंग ईयर कितने का होता है, अकाउंटिंग ईयर इज फॉर 12 मंथ्स। अकाउंटिंग ईयर तो 12 मंथ्स का ही होता है, तो मतलब हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 12 मंथ्स का ही लेना है। अकाउंटिंग ईयर इज ऑफ 12 मंथ्स, तो मतलब एक महीने का 1 मंथ एडवांस मिल गया है, 1 मंथ एडवांस रेंट जो है, 1 मंथ का एडवांस पेड किया, एडवांस पेड है, यहाँ पर पेड है, रिसीव नहीं है क्योंकि डेबिट में दिए हुए ये अमाउंट। तो हम कैलकुलेट करेंगे 1 मंथ रेंट इज इक्वल्स टू 1 मंथ रेंट इज इक्वल्स टू टोटल रेंट जो दिया हुआ है 7800, उसको डिवाइड बाय 13 करेंगे, तो 13 1 13, 13 6 78, तो 600 पर मंथ आया PM। तो 12 मंथ्स का 600 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो, या फिर आप है ना 7800 में से आप 600 माइनस करेंगे तो 7200 जो है वो करंट ईयर का है। ये करंट ईयर का है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, करंट ईयर का ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आउटर में आ जाएगा, और ये जो है ये आपको एडवांस में पेमेंट किया इसलिए एसेट्स के अंडर में दिखाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहले तो रेंट हमको लिख देना है, तो टू रेंट 7800
माइनस प्रीपेड रेंट है 600 का एडवांस पे किया हुआ है तो 7200 आ गया आउटर में। एंड ये जो प्रीपेड रेंट है ये एसेट्स में आ जाएगा क्योंकि एडवांस में कर दिया है 1 महीने का तो कम देना पड़ेगा। ये हमारा एक तरीके से एडवांस पेमेंट कर दिया तो एसेट हो गया। तो इसको प्रीपेड रेंट जो है एडवांस में पेमेंट किया तो 600 रुपीज़ इधर इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ तक इस तरीके से हो गया। इसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस के यहाँ पर 10% बैंक लोन दिया, 10% बैंक लोन दिया है 60,000 का, मतलब ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज़ में 60,000 लिखना है। 10% मतलब इंटरेस्ट भी इस पर होगा, ये हिडन है। ये कब लिया गया लोन तो 1 अक्टूबर को लिया गया तो अक्टूबर 2012 को, तो 31 मार्च 2013 तक है ना, 6 महीना हुआ तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे 10% बैंक लोन लायबिलिटीज़ के अंडर लिख लेंगे और ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इस पे जो इंटरेस्ट दिया वो एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे पहले तो ऐड करना है इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट करके मैं बताऊंगी आप लोगों को। एंड इसका सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, खर्चा हो गया ना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 पे 6 मंथ का कितना होता है कैलकुलेट करके देखना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे तो 0 गॉट कैंसिल विद 0, 0 गॉट कैंसिल विद 0। कि ये कब यहाँ पर लोन ये लिया है तो ये 1 अक्टूबर को लिया हुआ है, इसीलिए 6 मंथ। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6 एंड 0 0 तो 3,000 का जो इंटरेस्ट है 3,000 का इंटरेस्ट है तो ये ऐड टू बैंक लोन में ऐड करेंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट जैसे मैंने आपसे बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए बिजनेस के लिए मतलब लॉस है, एक तरीके से खर्चा ही हो गया, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पर 3,000 हम लिख देंगे इंटरेस्ट एंड लायबिलिटीज़ के अंदर में इसको प्लस 3,000 ऐड कर देना है, 63,000 इस तरीके से आएगा आपका इफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर दिया रेंट 11 मंथ्स का, तो 11 महीने का रेंट। ये जो क्रेडिट साइड में रेंट दिया हुआ तो मतलब ये रेंट रिसीव, ये है ना इनकम है, दिस इज इनकम। क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस है तो ये इनकम हुई, इनकम है तो आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रेंट लिखेंगे तो यहाँ पर बाय रेंट एंड अमाउंट जो है 22,000 का। इस पे एडजस्टमेंट आना है, हिडन एडजस्टमेंट कैसे पता चला 11 मंथ्स का है तो टोटल तो 12 मंथ्स का होता है। तो ये रिसीवेबल है, रिसीव होना बाकी है, ये रिसीव होना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, रिसीवेबल है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे जब रिसीवेबल इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो हम एसेट्स के अंडर में लिखते हैं। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट जिसको आप रिसीवेबल आना बाकी है, तो अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और एसेट्स के अंडर में रेंट रिसीवेबल कर लिख देंगे या आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल रिसीव होना बाकी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहीं पे आपको वर्किंग नोट यहीं पे इन शॉर्ट है, और एक और मैं यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट अभी दिखाने वाली हूँ। 9th है, एक 10th वाला और दिखा दूंगी कैसे। तो यहाँ पर रेंट फॉर 1 मंथ, रेंट फॉर 1 मंथ का पहले हम 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो जो 22,000 दिया है उसको आपको डिवाइड बाय 11 करना पड़ेगा, क्योंकि 11 महीने का दिया है तो 11 2 = 2, 11 2 = 22, तो 2,000 का रेंट है पर मंथ है, तो मतलब 2,000 रिसीव होना बाकी है। तो इसको ऐड करना होगा हमको आउटस्टैंडिंग कर रेंट के यहाँ पर, और इसको एसेट्स में भी 2,000 हमको रिसीवेबल है करके दिखाना होगा। तो ये इफेक्ट हमको दिखाना है। तो यहाँ पर अभी
क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाना ही है, साथ में एसेट्स के यहाँ पर 2000 दिखाना है तो 2000 एसेट्स के इधर आ जाएगा, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीवेबल 2000 यहाँ पर लिखेंगे, तो आउटर में जो है 24,000 की इनकम आएगी। तो ये मैंने कोई कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं बनाया, इसकी कोई हम टोटल नहीं करने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके के हिडन एडजस्टमेंट आते हैं। तो एक और मैं लास्ट आप लोगों को हिडन एडजस्टमेंट अपनी तरफ से बता दूं, जैसे यहाँ पे रेंट 11 मंथ्स का दिया है, मान लीजिए इसी तरीके से ये जो रेंट है आप लोगों को यहाँ पर रेंट फॉर 13 मंथ्स का दिया होता या 14 मंथ्स का दिया होता, तो मतलब आपको एडवांस में, और 26,000 इस तरीके से दिया होता, तो मतलब यहाँ पर आपको एडवांस रिसीव हो चुका है, 1 महीने का एडवांस रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर एडवांस जब होता है, एडवांस में इसका वर्किंग नोट यहीं पे कर रही हूँ, वर्किंग नोट ये वाली का वर्किंग नोट कर रही हूँ, और एडवांस रिसीव्ड फॉर 1 मंथ है, रिसीव्ड फॉर 1 मंथ का एडवांस रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे 1 महीने का कैलकुलेट करने के लिए 1 मंथ रेंट इज इक्वल्स टू 26,000 को आप डिवाइड बाय 13 करोगे तो आपको 2 आ जाएगा, क्योंकि 26 26, तो 2000। अभी ये 2000 जो है एडवांस रिसीव हुआ है, तो इसका इफेक्ट कैसे दिखाई देगा, तो एक तो आप लायबिलिटीज़ में एडवांस रिसीव करके दिखाओगे, लायबिलिटीज़ के अंदर में आएगा, ये लायबिलिटीज़ में आप दिखा दोगे, एंड दूसरा जो है आपको माइनस करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से, क्योंकि ये इनकम है, ये इनकम है, तो इसको पहले तो हम लिख लेंगे। तो मैंने एक और एग्जांपल आपको दे दिया कि बाय रेंट कर आप लिखोगे इस तरीके से, अगर आ गया और एडवांस वाला आ गया कि एडवांस में रिसीव हुआ है तो 26,000 इसमें से आपको माइनस करना होगा, क्योंकि हम खाली करंट ईयर का जो कि 12 मंथ्स हम मानकर चलते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम जो आउटस्टैंडिंग होते हैं और प्रीपेड होते हैं, एडवांस होते हैं, रिसीव्ड होते हैं, वो सब हम लेते हैं, करंट ईयर का ही हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर माइनस हमको एडवांस जो 1 मंथ का एडवांस है वो माइनस करना होगा 2000, तो फिर आउटर में 24,000 जाएगा, एंड फिर उसको आपको लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखना होता है, क्योंकि एडवांस में मिला है, फ्यूचर में भी मिलेगा नहीं, उतना पैसा कम मिलेगा, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस कर 2000 आप आउटर में दिखाओगे। तो ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको किस तरीके से हिडन एडजस्टमेंट को पहचानना और कैसे इसके कैलकुलेशंस करने हैं। तो इसी के बेसिस पे ये जो प्रीपेड एंड एडवांस वाला जो फंडा है, एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एडवांस में जो एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, ठीक है, तो एडवांस वाले जो एक्सपेंसेस पे किए होते हैं वो आते हैं एसेट्स के अंदर, एंड आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है वो भी आती है एसेट्स के अंदर। एसेट साइड हम लिखते हैं, एसेट साइड क्या लिखते हैं, ये चीज़ प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए आप। एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स के साइड में आता है, एंड एडवांस आउटस्टैंडिंग जो इनकम होती है वो एसेट्स के अंडर में हम लिखते हैं। लायबिलिटीज़ के अंडर में हम क्या लिखते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि लायबिलिटीज़ के अंडर में, लायबिलिटी साइड जो है वो आपका आता है आउटस्टैंडिंग, अगर कोई एक्सपेंसेस है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो लायबिलिटीज़ के यहाँ पर आएगा, और अगर एडवांस रिसीव्ड है कोई भी इनकम, एडवांस रिसीव्ड कोई भी पेमेंट एडवांस में रिसीव हो गया तो वो आपका लायबिलिटीज़ के साइड में आता है। जैसे हमने यहाँ पर एडवांस जो रेंट रिसीव हुआ उसको लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखा, और जब प्रीपेड हमारा रेंट था तो वो हमने एसेट्स के अंडर में लिखा, एंड जो रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग जो इनकम है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम बोलेंगे ना हम इसको, बकाया बाकी है, रेंट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, उसको हमने एसेट्स के अंडर में लिखा। और जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, देना बाकी होता है, जैसे कि यहाँ पे सैलरीज देना बाकी था तो उसको हमने लायबिलिटीज़ के अंडर में लिखा है। तो ये एक इसका जस्ट लॉजिकल फंडा है, वो आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो होप आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सप्लेन करते करते आप लोगों को ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इनमें से अगर एक भी हिडन एडजस्टमेंट आप लोगों को आ गया, इससे ज़्यादा कोई भी हिडन एडजस्टमेंट्स नहीं है, एक भी इनमें से आपको आ गया
जैसे ये रेंट के जगह पे वेजेस वर्ड यूज, सैलरी के जगह पे वेजेस वर्ड यूज हो सकता है कि भाई वेजेस पेड या ऑफिस रेंट पेड। तो ये सब चीजें एक जनरल चीज है, खाली आपको ये समझना कि भाई हिडन है क्या, हिडन है तो उसके दो इफेक्ट किस तरीके से दिखाओगे, कैसे उसको पहचानोगे। आपको चाहिए तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी एक जस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैंने ओवरऑल इससे ज़्यादा कोई भी आपको हिडन एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। यही हिडन एडजस्टमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिए, तो मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ अकाउंटेंसी में भी। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, आपके फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।